बिल्कुल। और हमारे साथ स्टूडियो में ही बने रहें। मैं आपका ध्यान एक और कहानी की ओर ले जाना चाहती हूँ जो अभी भी सामने आ रही है। वो है अमेरिकी पत्रकार शेली किटलसन की तलाश। मंगलवार को बगदाद में अगवा हुए व्यक्ति के संदिग्ध अपहरणकर्ताओं का संबंध ईरान समर्थित मिलिशिया कतायब हिजबुल्लाह से है, ऐसा अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव ने कहा। विदेश विभाग ने किटलसन को खतरों की चेतावनी दी थी और इराकी अधिकारी अपहरण की जांच कर रहे हैं। अब वॉशिंगटन डीसी से कुर्दिश प्रोटेक्शन एक्शन काउंसिल के चेयरमैन व इराक के उप प्रधानमंत्री के पूर्व प्रवक्ता इंतिफाद कानबर हमारे साथ हैं। इंतिफाद, आई 24 न्यूज पर आपको हमारे साथ पाकर हमेशा अच्छा लगता है। मैं शुरुआत इससे करना चाहती हूँ कि फिलहाल हमें क्या पता है, क्या कोई विवरण है? मुझे पता है कि जांच अभी भी जारी है, लेकिन इराक की राजधानी में दिन दहाड़े इस तरह का अपहरण कैसे हो सकता है? ठीक है निकोल, आपके साथ हमेशा अच्छा लगता है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कम से कम एक बार उनसे बात की थी और बताया था कि बगदाद जाना बुरा विचार है। वो अपने साथी जैसे व्यक्ति के साथ थी जो उनकी मदद और देखभाल कर रहे थे और मुझे उस पर भी शक था। और मैंने एक बार उन्हें एक संदेश भी लिखा था कि वो इराकी सरकार की तारीफ कर रही थी और मैं उनसे बार-बार कहता रहा कि ये सरकार असल में ईरान की कठपुतली है। अब ये कहने के बाद मैं उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहता। मैं उन्हें दोस्त मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उन्हें रिहा किया जाएगा। वो मिलिशिया और इराकी सरकार के इतनी करीब हैं कि कुछ लोग तो साजिश की थ्योरी भी लगा देते हैं कि कार का पीछा करने वालों में से एक को जल्दी पकड़ लेना और अपहरणकर्ताओं में से एक को भी जल्दी पकड़ लेना। कुछ लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार की छवि सुधारने के लिए एक साजिश हो सकती है। मैं इस दिशा में नहीं जाना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि उसे रिहा कर दिया जाए और वो स्वस्थ और ठीक रहे और इराक से बाहर निकल जाए। लेकिन ये निकोल एक बहुत ही अच्छा सबक है जो हर किसी को समझना चाहिए, चाहे बगदाद या इराक कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। ये एक ऐसा देश है जो ईरान और मिलिशियाओं के नियंत्रण में है। उन्होंने अभी कुछ महत्वपूर्ण कहा। जब किसी को इस तरह दिन दहाड़े अगवा कर लिया जाता है या फिर एलिजाबेथ सुरोकोव के साथ जो हुआ, जो इराकियों की दोस्त थी, उदाहरण के लिए वो इजरायली रूसी शोधकर्ता थी। ये सारी बातें इस बात का प्रतिबिंब हैं कि इराक अब भी एक बहुत अस्थिर जगह बना हुआ है जहां मिलिशिया का नियंत्रण है। जब तक इराक को मिलिशिया से साफ नहीं किया जाता, तब तक हमें कोई असली और सार्थक स्थिरता देखने को नहीं मिलेगी। आपने एलिजाबेथ सरकोव का जिक्र किया, जिनका अपहरण उसी खताइब हिजबुल्लाह ने किया था और उन्हें 900 दिनों से ज्यादा बंधक रखा गया। अगर फिर से अपहरण के लिए खताइब हिजबुल्लाह जिम्मेदार है, तो ये आतंकवादी मिलिशिया चाहती क्या है? देखो रायशा, वे आईआरजीसी के लिए काम कर रहे हैं, यही सीधी बात है। लेकिन सिर्फ यही समस्या नहीं है। समस्या यह है कि उन्हें इराकी सरकार से पैसे मिल रहे हैं। इराकी सरकार की आईडी दी जा रही है। इराकी सरकार की गाड़ियां दी जा रही हैं। तो उनके पास एक आड़ है। अगर आप एलिजाबेथ सुरुकोव की गवाही और कई इंटरव्यू सुने, और मैं उनसे मिला था और हमने साथ में डिनर किया था। उनकी रिहाई के बाद वॉशिंगटन में हम 2-3 बार मिले। उन्होंने मुझे बताया कि वे लोग इराकी गृह मंत्रालय का टैग लगी बंदूकें लेकर घूम रहे थे और वे डींग मार रहे थे कि वे दिन में इराकी सरकार के लिए काम करते हैं और रात में आकर उन्हें टॉर्चर करते हैं। तो ये एक बहुत ही खुला खेल है। इराकी सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इराकी सरकार का कहना है कि इन मिलिशियाओं से उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। वे पीएमएफ हश्द शाबी के अधीन हैं। मेरा मानना है कि असली समाधान यह है कि हमें पीएमएफ को खत्म करना होगा और इस दबदबे को भी तोड़ना होगा। ये इराकी संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और ये राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा के एजेंडा को लगातार कमजोर करता रहेगा। वे आईआरजीसी का एक अंग है। निकोल, मार्च के अंत में इराकी सीमा से 1500 से अधिक वाहन गुजरे जो 10,000 से अधिक पीएमआर ले जा रहे थे। लड़ा के ईरान गए ताकि ईरानी शासन की मदद कर सकें और ईरानी नागरिकों को दबा सके और मार सके। कुछ लोग तेहरान के वीडियो में दिखे। आप इन्हें सोशल मीडिया पर देख सकते हैं।
जब तक पीएमएफ खदाब हिजबुल्लाह मौजूद हैं और इराकी सरकार इसे छुपा रही है, तब तक स्थिरता नहीं आएगी। ठीक है, आपने इराक ईरान सीमा का जिक्र किया। अब एक प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग बंद है क्योंकि ईरानी तरफ हुए हवाई हमलों में एक इराकी नागरिक की मौत और कई घायल हुए हैं। क्या आप दिस बॉर्डर क्रॉसिंग का वर्णन कर सकती हैं? ये कितनी अहम है और अभी इसके बंद होने का क्या महत्व है? बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है निकोल। कुछ हफ्ते पहले मैंने इराकी तरफ के बॉर्डर क्रॉसिंग पर भ्रष्टाचार के बारे में एक वीडियो डाला था और बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक बॉर्डर क्रॉसिंग, टैरिफ क्रॉसिंग पर हथियारों, बमों और ड्रग्स से भरे ट्रकों को इराकी क्षेत्र से गुजरने देने की साजिश कर रहा था। इनमें से कुछ इराक की पश्चिमी सीमा से होते हुए लेबनान तक, हिजबुल्लाह तक पहुंच गई। हिजबुल्लाह तक तो ये इराकी सीमा पार करने का स्थान बनता जा रहा है, जो इराक की सुरक्षा करने और इराक के लिए सुरक्षा बनाए रखने के बजाय मूल रूप से हथियारों के हस्तांतरण का एक केंद्र बनता जा रहा है। और यहां तक कि लड़ाके भी इराक को एक पुल की तरह इस्तेमाल करते हुए लेबनान तक जा रहे हैं, ताकि इजराइल के खिलाफ तबाही मचाई जा सके और साथ ही इराक के अंदर भी तबाही फैलाई जा सके। और एक बार फिर आज ईरानी सीमा पर इस क्रॉसिंग पर बमबारी होना पूरी तरह से अपेक्षित था और मुझे लगता है कि ये जारी रहेगा, क्योंकि ये दो तरफा क्रॉसिंग है। मिलिशिया और हथियारों के लिए जो क्षेत्र में अशांति फैलाते और उसे अस्थिर करते रहेंगे। इंतफाद कन्वर, इराक की स्थिति पर अहम अपडेट्स। i24 न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम i24 न्यूज पर छोटा ब्रेक ले रहे हैं। लौटकर उत्तरी मोर्चे की ताजा हालात पर चर्चा करेंगे। अभी उत्तरी इजराइल में रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह रॉकेट और ड्रोन से हमला कर रहा है। हम जब वापस आएंगे तो हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे।